हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आप सबके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ और कुछ टाइम पहले जो है मैं थोड़ा बिज़ी था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। बट अब मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपके फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग जितने भी, चाहे ट्वेल्थ के हो, इलेवेंथ के हो, उसके रिगार्डिंग जो है मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद इग्नू वाले स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, फिर उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पहला मेरा जो टारगेट है वो है इकोनॉमिक्स का, चाहे वो इलेवेंथ हो ट्वेल्थ हो, ताकि उनका फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो। उसके बाद फिर मैं अकाउंटेंसी जो है वो स्टार्ट करूँगा, उसके बाद बिजनेस स्टडी स्टार्ट करूँगा। ठीक है। और ये सारी इससे पहले की भी वीडियो है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ओबियसली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। उससे पहले की भी वीडियो है, आप वहाँ पे जाके उसे, अगर आपसे हेल्प हो रही है, आपकी हेल्प हो रही है उन वीडियो से, तो बेशक आप उसे जो है देख के आपकी जो है हेल्प पूरी हो जाएगी। और अगर फिर भी कुछ कमी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें कि सर आप जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वीडियो बना दें, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो इंडियन इकोनॉमी की है और चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर नंबर 3 में कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो जैसा कि ये जो वीडियो है ये ओबियसली ट्वेल्थ चैप्टर यानी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये थर्ड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक का है। ठीक है ना। कभी कभी जुबान जो है थोड़ी फिसल जाती है, तो उस पर भी आप जो है देख लेना। ठीक है ना। खैर, इतना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो इस वीडियो को देखो, ना देखो, बस अगर देखोगे तो आपकी हेल्प होगी, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड चैप्टर में हमें जो है नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। जो वन लाइनर के क्वेश्चन हैं उन सबको देखते हैं। ठीक है। जो वन लाइनर के क्वेश्चन, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, वही पॉइंट्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसमें कह रहा है नई आर्थिक नीति का आरंभ। अब आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति जो है यानी इकोनॉमिक प्लान जो है कब, या इकोनॉमिक पॉलिसी जो है किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक इकोनॉमी जो है आपकी 1991 में जो है ये स्टार्ट किया गया। ठीक है। तो इसका वजह क्या था, क्यों इसे लाया गया, तो खैर वो हम आगे की बात करेंगे। तो नई आर्थिक नीति से पूर्व क्या था, अगर हम बात करें कि न्यू, उससे पहले आपको पता है 1956 से लेके 1991 तक, क्योंकि 1991 में ही नई पॉलिसी आई है, तो उसके अंदर अंदर की जो पॉलिसी थी वो कुछ अलग थी। और वो क्या थी, यहाँ लिखा हुआ है वो, कि निवेश और वित्तीय क्षेत्र आदि पर सरकार का नियंत्रण था। यानी जो निवेश कर रहे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और फाइनेंस सेक्टर के रिगार्डिंग उस पर सारा का सारा जो अधिकार था, नियंत्रण था, वो सरकार का था। सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख कह सकते हैं प्रभुत्व, यानी एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों पे, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आपका मैन्युफैक्चर, सॉरी द्वितीय क्षेत्र, उस पे जो है आपका निजी क्षेत्रों का अधिकार था। बट उससे ऊपर जितने भी थे, चाहे वो निवेश हो या वित्तीय क्षेत्र हो, उस पर सरकार का नियंत्रण था। तो आपसे पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति से पहले जो निवेश और वित्तीय क्षेत्र है उन पर किसका नियंत्रण सबसे अधिक था, तो ऑब्वियसली सरकार का नियंत्रण जो था वो सबसे अधिक था। ठीक है ना। और उसके बाद है कि नए उद्योगों या निवेश क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र का आरक्षण, प्राथमिक क्षेत्र वर्गों प्राथमिकता, और कृषि सुधार संरक्षण। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि सरकार को कुछ आरक्षण प्राप्त किए गए थे कुछ क्षेत्र में, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, और कृषि सुधार क्षेत्र में संरक्षण आदि। इन सभी में जो है एक तरीके से सरकार का एक आरक्षण था कि इतना परसेंट जो है सरकार इस क्षेत्रों पे काम करेगी। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका था। तो 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का एक निराशाजनक चित्र, जो भारत का एक संकट की स्थिति में होना था, और यही वजह थी कि एक नई आर्थिक पॉलिसी जो है लाई गई। और कह सकते हैं कि ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है यानी नई आर्थिक नीति जो है, इसने काफ़ी हद तक जो है पुरानी नीति को ख़त्म करके और भारत को संकट से उभारने की कोशिश की। तो देखते हैं क्या है। तो पहली चीज़ ये कहते हैं कि संकट था क्या। संकट था आपका नियंत्रण व आर्थिक सहायता। नियंत्रण आपको पता है कि पूरा का पूरा नियंत्रण जो था वो सरकार का था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का था। और अंतर्मुखी नीति,
अंतर्मुखी नीति इतना कुछ खास नहीं है। विदेशी ऋण का भार, हम कह सकते हैं कि उस टाइम हम विदेशों से इतना लोन लेके बैठे हुए थे कि ओबियसली इतना आपने कर्ज ले रखा था कि आप उसको पे भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो कह सकते हैं कि विदेशी ऋण का भार जो है इंडिया पर ज़्यादा था। ठीक है। कार्यकुशलता एक व्यक्तिगत पहल की क्षमता, ठीक है ना, कार्यकुशलता एवं व्यक्तिगत पहल की क्षमता है, ये कह सकते हैं कार्यकुशलता, या हम यहाँ पे स्किल पर्सन जो हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा नहीं थे। टेक्नोलॉजी की तो ओबियसली कमी थी, ठीक है ना, उस समय। तो जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति जो कि ये है 4th पॉइंट, यहाँ से आपका जो है इम्पोर्टेंट बनता है और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि नई आर्थिक नीति का अर्थ अगर हम बात करें तो नई, यानी नई आर्थिक नीति 1991 के बाद किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों द्वारा आर्थिक प्रतियोगी वातावरण तैयार करना ताकि उसकी सहायता तथा कुशलता में सुधार हो सके। ठीक है। तो वो क्या उपाय थे और क्या परिवर्तन था वो ये देखो कि नई आर्थिक नीति के आधारभूत स्तंभ जो मेन पिलर थे वो ये 3 थे। तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर भी एक MCQ क्वेश्चन बन गया कि जो नई आर्थिक नीति 1991 में हुई थी उसके जो आधारभूत स्तंभ यानी जो मेन पिलर थे वो कौन कौन से थे। तो जो मेन 3 पिलर थे वो थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, ये 3 पिलर थे और इन तीनों का मतलब क्या है तो देखते हैं। तो अब सबसे पहला जो था आपका उदारीकरण था। उदारीकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति, यानी सरकार ने जो भी नियंत्रण लगाए थे कि आपको ये काम नहीं करना, अगर आपको ये काम करना है तो उसके लिए सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो थी उन सभी नियंत्रणों को जो है हटा दिया गया। सरकार ने ये भी लगा रखा था कि कौन से जो है कितना उत्पादन करेंगे, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो नियंत्रण थी उन सभी को हटा दिया गया लिबराइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यानी उदारीकरण ने जो है इन सभी नियंत्रणों को हटा दिया। उदारीकरण के क्या क्या उपाय थे? लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति। अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला, सारे नियंत्रण का मतलब यहाँ पर ये था कि सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था अगर आप कोई किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। बट उदारीकरण यानी लिबराइजेशन में इन सबको हटा दिया गया। एकीकरण कानून से छूट, ओबियसली गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो एकीकरण कानून थे, एक पक्ष वाले कानून, उससे मुक्ति मिल गई। अब यहाँ पर हम दोनों के बिहाफ पे सोचेंगे, अगर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है या सेलर को नुकसान हो रहा है तो हम दोनों के हिसाब से सोचेंगे, नहीं सिर्फ एक को नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, वन पक्ष यहाँ पे बात नहीं चलेगी, एकीकरण कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर हम वो देखेंगे कि किसको नुकसान हो रहा है तो ओबियसली उसको ही बेनिफिट दिया जाएगा। उद्योगों का विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। तो जैसे हमने ये लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया तो उद्योग में चाहे वो छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हैं उनका विस्तार हुआ और उत्पादन में भी स्वतंत्रता मिल गई कि आप किसी को कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना भी उत्पादन करे। उसके बाद आपका लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। जो मैंने कहा ना, छोटे छोटे उद्योग जो थे वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर मैं उद्योग खोलता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, फिर कुछ रूल रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं एकीकरण वाले। तो इनसे वो डरे हुए थे और जैसे ही उदारीकरण आया तो इन सभी से जो है लोग अब जो है फिर छोटे छोटे उद्योग में निवेश करने लगे। पूंजीगत पदार्थों के आयात को स्वतंत्रता, यानी अगर आप किसी विदेश से कोई पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, टेक्नोलॉजी वगैरह मंगाना चाहते हो तो आसानी से आप मंगा सकते थे अब उदारीकरण, लेकिन पहले नहीं मंगा सकते थे। ठीक है ना। और 7वां जो पॉइंट है वो ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, यानी अब आपको जो है एक ब्याज दर निर्धारण कर दिया गया है कि यहाँ से इतने % से लेके इतना % आपका जो है ब्याज दर शामिल हो। उदारीकरण का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय उद्योगों को आवश्यक एवं कष्टप्रद नियंत्रणों से मुक्ति है। इसी जैसे कि आपको पता ही है कि सरकार का किस तरीके से दबदबा था,
ठीक है ना, उस समय। तो मेन उदारीकरण का मकसद ही यही था कि सरकार का जो नियंत्रण है पूरी तरीके से हटा देना, ठीक है ना, मुक्त कर देना। क्योंकि अगर सरकार का नियंत्रण है तो सरकार जैसा चाहे वैसे आपसे काम करवाएगी, ठीक है ना। और अगर आप उसकी रिगार्डिंग नहीं करते तो आपकी फिर कंपनी को बंद करना पड़ेगा, उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, बट उदारीकरण ने जो है इस सब चीज़ों से मुक्त कर दिया। उद्यमियों की विकास और संवर्धक क्षमताओं को आगे लाना, जो उद्यमी वगैरह थे उनको विकास में, ओबियसली विकास ये बनाना उनको, कि उनको एक तरीके से डिसीजन लेने में भी जो है एक तरह से मोटिवेट करना। और आज देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े उद्योग जो है मार्केट में किस तरीके से दबदबा बनाया हुआ है, चाहे वो रिलायंस है या अडानी ग्रुप है, ये सब आप देख सकते हो। बाजार तंत्र के लिए उचित नियंत्रण की व्यवस्था करना, ठीक है ना, जो बाजार तंत्र है उसके लिए उचित नियंत्रण की व्यवस्था करना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शक्ति का विकास करना, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, इसमें 3 चीज़ें आई हैं, मैं 1 बाय 1 एक एक को बताऊंगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शक्ति का विकास करना। उसके बाद है विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना और टेक्नोलॉजी में सुधार करना। विविध प्रकार यानी आप जो है कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ आप एक वस्तु का ही निर्माण करें। उसके बाद है आपका निजीकरण। अब ये निजीकरण क्या होता है, 1 बाय 1 ये उदारीकरण आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार आप अपनी बुक को, यानी इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बुक को पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और फिर इसको एक्सप्लेनेशन अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो आसानी से आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला है निजीकरण। निजीकरण में हम कह सकते हैं कि निजीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध को निजी क्षेत्र को सौंपना। जैसा कि आपका एक एग्जांपल ही आप देख रहे हो कि कुछ रेलवे का कुछ हिस्सा जो है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या कर दिया है कुछ हिस्सा, जिसमें जो है अब सारा का सारा काम संभालने का काम, उनको चलाने का काम जो है वो निजीकरण करेगी, ठीक है, यानी प्राइवेट जो है उस चीज़ को संभालेगी। और सारे इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, निजीकरण का मतलब एक सिंपल सा, इसमें 3 बातों को शामिल किया गया है। पहला है सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध को निजी क्षेत्र को सौंपना, पहली चीज़। दूसरा आपसे कह रहा है सार्वजनिक उद्यमों की समूची अथवा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री, यानी सार्वजनिक उद्यमों की समूची अथवा कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री करना। और सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देना। पट्टे का मतलब वही एक तरह से कह सकते हैं ना कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि भाई इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब आप इस पर अपने तरीके से काम करो और इस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में थोड़े हिस्सा मुझे दे देना और थोड़ा हिस्सा आप अपने पास रख लेना, इस हिसाब से वो जो है। तो ये था निजीकरण का। एक सबसे बात ये है कि निजीकरण में जो सरकारी उद्यम यानी जितनी भी सरकारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है प्राइवेट, यानी अब उसको चलाने का काम जो है वो प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से चलाएंगी और अपने हिसाब से रेट तय करेंगी कि किससे कितना आप रुपए लेना है, ठीक है। उसके बाद निजीकरण के उपाय क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिन पे पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का था, अब उस क्षेत्र से थोड़ा सा हिस्सा लेके अब प्राइवेट कर दिया गया, तो सीधी सी बात है सरकार का क्षेत्र एक तरीके से कम हो गया है, ठीक है ना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सरकार का विनिवेश, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार का विनिवेश, विनिवेश का मतलब ये होता है कि अपनी संपत्तियों को एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, और आगे का यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, सरकार का विनिवेश। विनिवेश और निवेश में फ़र्क क्या होता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, विनिवेशमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सरकार की जो जो उद्यम वगैरह होते हैं वो मैंने जैसा अभी ऊपर मैंने बात कही कि वो बेच दिया जाता है प्राइवेट वालों को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जैसा भी है। सार्वजनिक उद्यमों के अंशों की बिक्री यानी उनके जो शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं वो अब प्राइवेट वालों को बेच दिए जाते हैं। निजी क्षेत्र का कुल निवेश में अधिक भाग, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा शेयर बेच देती है, नहीं, 51% जो शेयर है वो निजी क्षेत्र को दे देती है, और 51 से ज़्यादा भी दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन हाँ जिनके पास 51 मिनिमम होगा तो समझ लो वो जो है मालिक होता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास 51 है और सरकार के पास 49 है तो हम ये बोलेंगे कि सरकार मालिक है। लेकिन अगर एक तरफ जिसमें 51%
जो है वो निजी के हाथ में और 49% जो है वो सरकार के हाथ में। तो उस केस में हम जो है कहेंगे कि ये जो है आपका निजीकरण में आ जाता है। ठीक है, तो शायद आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निजीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। निजीकरण के प्रमुख उद्देश्य, तो निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का अर्थव्यवस्था विकास के लिए प्रयोग किया जाना, यानी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का अर्थव्यवस्था विकास के लिए। क्योंकि आपको पता है ना, निजीकरण में जो है, जो प्राइवेट वाले लोगों के पास जो मशीनें टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ी हाईटेक वाली होती है। ठीक है ना, अब वो ऐसी की वैसी पड़ी है, तो उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि अब आप देखो, एक सरकार का रेलवे देख सकते हो आप जाके किस तरीके से डेवलप है, और एक मेट्रो रेल आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेवलप है। तो फ़र्क है ना दोनों में। तो यही है कि निजी वालों के पास संसाधन बहुत हैं बट उनका इस्तेमाल करने के लिए है नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सरकारी संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल जो है वो अपने संसाधनों को करते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, विराष्ट्रीयकरण विकेंद्रीकरण का मतलब सेम ही है। इसमें क्या होता है, सरकारी उपक्रमों की पूंजी का स्वामित्व निजी को सौंप देना। ठीक है ना, यानी सरकार का भी, मैं ऊपर की जो सारी बातें बोला था वो सेम डिट्टो इसमें है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपना, देखो अभी जो बात चली थी ना ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वो यही है, वही वाली बात है। ऊपर भी मैंने बोला था कि सरकार का कुछ हिस्सा जो है बेच के, या ये कह सकते हैं कि उसको जो है एक भाग जो है निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी संपत्ति को बेच देना। ये मतलब होता है सिंपल सा, कि अपनी संपत्ति को बेच देना जो है विनिवेश कहलाता है। तो सरकार जब अपनी संपत्ति को बेच देगी तो वो विनिवेश में आ जाएगा। उसके बाद कहता है निजीकरण में कठिनाइयाँ। आप सीधी सी बात है, अभी आप देख रहे होंगे कि निजीकरण में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। देखते हैं वन बाय वन क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो निजीकरण में जो कठिनाइयाँ आती है वो है श्रम संघ का विरोध करना। हाँ, लेबर वगैरह तो विरोध करेंगे। सपोज़ करो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो ये चाहेगा कि वो जो है प्राइवेट हो जाए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट हो जाए तो फिर उसकी जो सुविधा मिलती है, पेंशन वगैरह जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं, वो फिर मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर वो तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे कि भाई से प्राइवेट हो जाएगा तो देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होगा कि आपको 3 साल के लिए हायर किया, आप 3 साल तक आप काम करो, 3 साल जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे देन उसमें आपका सुनो। और कह रहा है विशुद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य हेरा फेरी का खतरा। ठीक है ना, परिसंपत्तियों के मूल्य में हेरा फेरी का तो खतरा बना ही रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप प्राइवेट के हाथ है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं हेरा फेरी, जिसकी वजह से नुकसान होना जो है लाजमी है। अब ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि एक तो उदारीकरण था जिसको हम बोल रहे थे लिबराइजेशन, दूसरा मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता दिया यानी निजीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा है वैश्वीकरण। अब ये वैश्वीकरण क्या है, क्या भला है ये, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय व्यापार, वित्तीय और प्रवाह, टेक्नोलॉजी, सूचनाओं के नेटवर्क के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय या एकीकरण। मतलब सीधी सी बात है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है मैं अपना बिजनेस किसी दूसरे देश में और कोई दूसरा देश वाला अपने देश में बिजनेस करेगा, कोई रोक टोक नहीं है। अब चाहे वो व्यापार करे या वित्तीय प्रवाह करे, यानी फाइनेंस लोन वगैरह से रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे को शेयर करें, ये भी है। ठीक है ना, सूचनाओं का हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी चीज़, जैसे लोग भी इधर से उधर आप घूम सकते हो, किसके कारण, ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, एक सिंपल सा मीनिंग हो गया ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, तो अब यहाँ देख लेते हैं वैश्वीकरण के घटक। अब ये वैश्वीकरण के घटक क्या है? वैश्वीकरण के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, व्यापार नियंत्रणों को घटाना। यानी व्यापार नियंत्रणों को घटाने का मतलब है अभी आप जो है सिर्फ इंडिया के अंदर ही अंदर जो है सेल कर रहे थे, अब आपका काम होगा, अब आप किसी दूसरे देश में भी आप जो है
अपने व्यापार जो है कर सकते हो, सेल परचेज यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध ना होना। अब विदेशी निवेश का मतलब यही हो गया कि अब कोई भी विदेश की कंपनी यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकती है और हम भी यहाँ से दूसरे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो है स्वतंत्र प्रवाह होगा। अभी मैंने पीछे ही बात की कि टेक्नोलॉजी हम शेयर कर सकते हैं, जैसे जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए टेक्नोलॉजी शेयर की, तो ये सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। संसार के विभिन्न देशों के बीच श्रम और स्वतंत्रता आगमन। जैसे अभी मैंने बोला कि कुछ लोग जैसे इंडिया के लोग होते हैं किसी दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं, तो इसमें वो भी इस वैश्वीकरण में सिर्फ व्यापार ही नहीं शामिल होता है, लोग भी अपने जो है यहाँ से काम अगर उन्हें पसंद नहीं है तो दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। WTO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका ही मेन रोल है वैश्वीकरण में, इसका जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्थ है विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये याद रखना ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन के सदस्य जो है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। भारत इस संगठन का सदस्य है, ओबियसली WTO का जो है वो मेंबर है भारत, और इसमें और जितनी कंट्रीज़ हैं, और इनका क्या मतलब होता है कि जो भी इसमें सदस्य होगा वो जो है उस कंट्री यानी जितने लोग सदस्य होंगे उस कंट्री में ही आपस में जो है व्यापार कर सकते हैं या लोग इधर से उधर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें हो सकती है। एक सिंपल टर्म में मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आपका आ जाता है नई आर्थिक नीति के लाभ, जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि भाई नई आर्थिक नीति क्या बताती है, तो इतना सारा जो मैंने आपको बताया है उसी के रिगार्डिंग जो है बात चल रही है। तो देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या बताती है। नई आर्थिक नीति से हमें क्या लाभ हुआ है कि अभी जो मैंने कहा नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ें शामिल थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसके लाभ ये थे कि देश की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, ग्रोथ रेट आपका बढ़ा है इंडिया का, और साधनों के उपाय की कार्य कुशलता में भी वृद्धि हुई है, ठीक है ना, यानी आपने उसको अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जिससे आपकी जो कार्य कुशलता है वो भी बढ़ा है, ठीक है, एफिशिएंसी जो है आपकी बढ़ी। निर्यात की वृद्धि दर में भी बढ़त हुआ है। आपने जो निर्यात आपने किया है, आयात और निर्यात का मतलब होता है, निर्यात और आयात में फ़र्क क्या होता है? आयात का मतलब हम किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो आयात में आता है, निर्यात का मतलब होता है हम दूसरे देश में अपने सामान को बेचते हैं। तो निर्यात की वृद्धि जो है वो भी बढ़ी है। राजकोषीय घाटे में कमी आई है क्योंकि हम क्या करते थे उस टाइम, आयात ज़्यादा करते थे और निर्यात कम कर पाते थे, जिससे आपका जो राजकोषीय जो था वो घाटे में जाता था, ठीक है ना, फिज़िकल डेफिशिएट होता था। फिज़िकल डेफिशिएट क्या होता है? वो सिचुएशन होती है जहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है लेकिन आपके पास पैसा आता कम है, तो ये सिचुएशन होती है राजकोषीय घाटे की। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास फिर से कायम होना, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, ठीक है ना, अब एक तरीके से विश्वास जो है कायम हो गया। उसके बाद नई आर्थिक नीति की कुछ कमियां थी, और कुछ कमियां क्या थी वो 1 बाय 1 एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि यही आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नीति का अधूरा ढांचा, यानी आपने जो नीति बनाई, जो पॉलिसी बनाई, वो एक अधूरी थी, पूरी की पूरी जो थी परफेक्ट नहीं थी। दूसरा यह था कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, ठीक है, कृषि क्षेत्र पे हमने इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया, ये इस पे जो कमियां थी। तीसरा अपर्याप्त नीति जो थी आपके पास पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं थी, फिर भी आपने उसका इस्तेमाल किया। अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष पर अधिक ध्यान, अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष पर आपने सारा का सारा आपने अर्थव्यवस्था की पूर्ति पर ही आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद गरीबी अमीरी के अंतर को जो है अधिक बढ़ावा मिलने की आशंका हुई और हो सकती है। निजीकरण को अधिक महत्व दिया गया, और जैसा कि अभी मैं जितनी बातें आपसे बोल रहा था, अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं कैसे निजीकरण के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो निजीकरण को हमने अधिक महत्व दिया, और अभी रिसेंटली टाइम में भी देखोगे कि निजीकरण किस तरीके से हावी हो रखा है। और बेरोज़गारी में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ती है, और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें रहना, और राजकोषीय घाटे के बढ़ने की प्रवृत्ति भी रहती है। ये कुछ राजकोषीय घाटे के पॉइंट्स दिए हुए हैं,
कि अगर हम देखेंगे कि मैं बस सिर्फ पहले का और एंड का डाटा बताता हूँ कि 1990 में 1991 में 8.3 था राजकोषीय घाटा, लेकिन जब हम 2021 से 2 में आते हैं तो उसमें देखो 5.70। इसका मतलब है कम हुआ है, ठीक है, लेकिन उतना कम नहीं जितना हम मानते थे, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो कम हम मान सकते हैं हुआ है। तो राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति सरकार के करों, यानी राजकोषीय नीति जो है कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, उसे वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी, यही जो नीति होती है इसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, कि सरकार जो है, सरकार के पास जो खजाना पड़ा है, राजकोषीय पड़ा है, उसको वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये भी एक सूची बनाई जाती है, जैसे हम बजट टाइप की बात करते हैं। ठीक है, टैक्स क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक देश की जनता द्वारा उस देश की सरकार को चुकाया जाता है। अब ये वाली बात है ना कि एक अनिवार्य भुगतान है कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और करदाता को सरकार की ओर से भुगतान के बदले एक निश्चित लाभ और सेवा की गारंटी नहीं दी जाती। आप टैक्स देते हो तो बदले में क्या आपको कोई गारंटी दी जाएगी क्या? नहीं ना। आपने जो कुछ कमाया है, अगर आप उस स्लैब में आते हो, जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख तक के इंसान को कोई टैक्स नहीं देना, इसका मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर सरकार को थोड़ा सा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर। और तो कर के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस पे लगता है वही पे करेगा, यानी कोई तीसरा पर्सन उसको पे नहीं करेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? लगता किसी और पे लेकिन पे कोई और करता है। जैसे हम कहीं मनोरंजन के हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट का मालिक है उससे अगर देखा जाए टैक्स तो जीएसटी जो है सरकार किससे लेगी? रेस्टोरेंट वाले से लेगी। लेकिन जो पेमेंट है, जो पेमेंट करता है, तो पहले वो क्या करता है? कस्टमर से लेता है जीएसटी, और जीएसटी लेने के बाद फिर वो सरकार को पे करता है। इसका मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ये वो टैक्स होता है कि लगता तो किसी और पे लेकिन देने वाला कोई और होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप एग्जांपल देख लेना कि प्रत्यक्ष कर में आयकर यानी इनकम टैक्स आता है, और बाकी के जो व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, ठीक है ना, बिक्री कर, ये सारी जो है आपके अप्रत्यक्ष कर के पार्ट होते हैं। और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, मैं वीडियो को इतनी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैंने आपको बस ये थोड़ा बहुत बताना था जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ देखो कैसे लिखा, आर्थिक सुधार की अवधि में भारत के निर्यात व आयात के वार्षिक दर। अगर मैं सिंपल सा ये टेबल ये बता रहा है कि हमने कितने साल जो है कितना निर्यात किया, कितना आयात किया। अगर हम बात करें, मैं पहले डाटा और लास्ट के डेटा पे बात करता हूँ, 1998 से 1999 में हमने 10.56 जो है निर्यात किया और आयात हमने कम किया। इसका मतलब हम देखोगे जो पॉलिसी आपकी 1991 में लागू हुई तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि आपका आयात कम हुआ और निर्यात आपका बढ़ गया। और यही अगर आप 2004 के और 4 की बात करें, लास्ट वाले में अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ निर्यात आपका 6.94 है, जबकि आयात आपका 1.73 है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बताई है। और इसमें और क्या आपको जानने वाली चीज़ें हैं? जानने वाली चीज़ें यहाँ पर है आपका उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क क्या होता है? उत्पाद शुल्क में सीधी बात उत्पादन से रिलेटेड है। उत्पादक उत्पादन के सभी बिंदुओं पर उत्पादन शुल्क चुकाते थे, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या मध्यवर्ती वस्तुओं का। ठीक है ना, दोनों के बदले उन्हें जो है पे करना पड़ेगा, मतलब जो उत्पादन करेंगे उसके बदले उन्हें पे करना पड़ेगा। अब ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, गैट। इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आपसे पूछ सकता है गैट की फुल फॉर्म क्या होती है। और ये गैट जो है 30 अक्टूबर 1947 को की जो है ये स्थापित किया गया। और अभी इस गैट का जो है नाम चेंज हो के आप जानते हो उसको जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, WTO के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब किया और इसका अस्तित्व जो है कब आया। तो 1995 में ये समाप्त हो गया और इसकी जगह जो है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ओके, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सारणी क्षेत्र के 11 जो है आपके नवरत्न हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, नवरत्न कुछ है। नवरत्न में आपके क्या क्या नाम है ये आप ज़रूर याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, लेकिन आप क्या करो उसके शॉर्ट फॉर्म नाम याद कर लो। जैसे भारतीय इस्पात
प्रौद्योगिकी लिमिटेड यानी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, विदेशी संचार निगम है BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तेल एवं प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। उसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इंडियन पेट्रोल केमिकल एंड वही है कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10वां है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल, जैसे सेल है ऐसी गेल है आपका, और महानगर टेलीकॉम निगम यानी MTNL। तो ये कुछ नवरत्न के नाम है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके MCQ में पूछ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो तीसरे चैप्टर का है, हालांकि इसमें मिक्स हैं, तीसरे चौथे में यूनिट वाइज आपको करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के जिसने सिलेबस में उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये मैंने अगर आपको इतना बता दिया ना, ये बहुत है। अगर आप चाहो तो इसका 1-2 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे, आपको ये पूरी चीज़ें याद हो जाएगी, और आप इसे जो है कॉपी में ज़रूर नोट करना, ठीक है ना, ताकि आपके ये ठीक हो। तो खैर, आपको फ़िलहाल मैं इतनी ही जानकारी दूंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड था, और बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको जानकारी दी है। अगली क्लास या अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इससे आगे के, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।